जाते हैं। ये आपका यहाँ पर बहुत सारी आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, अपालनी, ये पहाड़ियां। तो जब यहाँ से आपकी वर्षा की जो पवनें आती हैं, वो इन पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ पर आपकी वर्षा कर देती हैं। इनसे टकरा करके इस क्षेत्र में आपकी वर्षा कर देती हैं। तो ये जो पीछे का क्षेत्र है, ये जो पीछे वाला क्षेत्र है आपका, ये खाली रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके मरुस्थली प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। साथियों नमस्कार, आप सभी लोगों का एकेएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की 3000 रट्टा फैक्ट वाली सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत आज हम लोग भारत में वन पढ़ने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर वनों को समझेंगे कि किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम जो हमेशा फैक्ट पढ़ते हैं उसको पढ़ेंगे। तो पहले हम यहाँ पर समझेंगे, फिर फैक्ट पढ़ेंगे। समझकर और फैक्ट पढ़कर जब आप पूरा टॉपिक फिनिश करेंगे तो आपको वनों से संबंधित कोई भी अगर आप एमसीक्यूज देखेंगे तो आपसे वो बन जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारत में वन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वन के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फैक्ट पढ़ेंगे। तो जो वन होता है आपका फॉरेस्ट, वो डिपेंड करता है आपके वर्षा पर। जिस भी क्षेत्र में आपको वर्षा ज्यादा देखने को मिलती है वहां पर आपके वनों की सघनता ज्यादा होती है। जैसे आप अगर बात करें तो जो आपका पूर्वी क्षेत्र है भारत का, यहाँ पर आपकी वर्षा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर वनों की विविधता भी ज्यादा है, कई तरह के वनों के पेड़ पाए मतलब कई तरह के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर आपके सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप प्रायद्वीपीय भारत के मध्य वाले क्षेत्र में जाएंगे और आप पश्चिम क्षेत्र में यानी कि आप वेस्ट में जाते जाएंगे, वर्षा आपको कम होती जाएगी, तो यहाँ पर आपको अलग तरह के वृक्ष पाए जाएंगे और वो वृक्ष आपके उतने घने नहीं होंगे, उतने ज्यादा आपकी उनकी कैनोपी बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इनको वर्षा पर्याप्त मात्रा में या जल जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि जो वन है आपका वो डिपेंड करता है किस पर, वर्षा के जल पर, या किधर आपकी रेनफॉल कितने सेंटीमीटर होती है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, अब आइए हम लोग यहाँ पर वनों का वर्गीकरण देखते हैं, वनों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, कितने आधारों पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम वनों के वर्गीकरण की या क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको कुल 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 पार्ट में इनको जो है तो क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इनका जो क्लासिफिकेशन, वो है आपका प्रशासनिक वर्गीकरण। पहला क्या है आपका? प्रशासनिक वर्गीकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन। इसके आधार पर हम बात करें तो जो वन है आपके 3 तरह के होते हैं। एक होता है आपका आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड होता है आपका संरक्षित वन और थर्ड होता है आपका अवर्गीकृत वन। फिर यहाँ पर संवैधानिक आधार पर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन इसका देखें तो यहाँ पर आपके सबसे पहले होता है आपका राज्य वन, फिर उसके बाद है आपका वाणिज्यिक वन, फिर थर्ड है आपका यहाँ पर निजी वन। फिर अगला यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखें, व्यापारिक आधार पर वर्गीकरण देखें तो यहाँ पर व्यापारिक वन और गैर व्यापारिक वन, इन सबको हम आगे एक एक करके व्यवस्थित तरीके से समझेंगे। पहले तो आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखना है, इनको कैसे वर्गीकृत किया गया है। फिर उसके बाद आपका हम बात करते हैं संरचना के आधार पर वनों का वर्गीकरण। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर बात करते हैं। तो ये आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो कोणधारी वन और सेकंड होता है आपका चौड़ी पत्ती वाले वन, जिनकी पत्तियां क्या होती हैं? फैली हुई होती हैं, कैनोपी उनकी बड़ी होती है। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पेपर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके पेपर में जो प्रश्न आता है वो यहीं से आता है। ये सब तो आपको बस ऐसे ही याद रखने हैं कि हमारे पास थोड़ा बहुत हम जानते भी हैं कि कैसे कैसे कितने भागों में वनों को बांटा गया है, लेकिन जो पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो भौगोलिक वर्गीकरण है, आपका जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें आपके जो वन है जैसे सदाबहार वन हो गया, फिर पर्णपाती वन हो गया, मरुस्थली वन हो गया, डेल्टाई वन हो गया और पर्वतीय वन हो गया। यहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेजर्ट फॉरेस्ट है, डेल्टाई फॉरेस्ट है और आपका यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट है। तो यानी कि ये हो गए आपके 5 प्रकार से यहाँ पर आपके किन को बांटा गया है भौगोलिक आधार पर। तो आपको याद रखना है
कि 5 भागों में यहाँ पर जो है तो आपके वनों को बांटा गया है। किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल बेस इन पे जो है तो क्लासिफिकेशन किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक, अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण। प्रशासनिक वर्गीकरण की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका आरक्षित वन, जो कि भारत में 53% एरिया पर पाया जाता है, या फिर भारत का जो टोटल कुल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है, उसका 53% ये जो कुल क्षेत्रफल में जो वन पाया जाता है उसका 53% किस प्रकार का वन है आपका? तो आरक्षित वन है। ठीक, अब इस प्रकार के जो वन होते हैं उनमें कुछ आपकी शर्तें होती हैं, कुछ यहाँ पर आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्योंकि ये कैसे वन है? आपके रिजर्व फॉरेस्ट हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में जो है आपका तो बहुत सारी चीजों की वहां पर मनाही होती है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें, लकड़ी काटने की मनाही है। यहाँ पर क्या है? लकड़ी काटने की क्या है? काटने पर रोक। आप यहाँ पर इजिली लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते, है ना। इजिली क्या मतलब? आप काट ही नहीं सकते। यहाँ पर दंडनीय अपराध है। जैसे आप कई बार देखते हैं ना, लिखा होता है कि यहाँ पर थूकने से या ये करने से दंडनीय अपराध होता है। तो अगर आप यहाँ पर लकड़ी काटे तो आपको दंडनीय अपराध है, मतलब उसके लिए जो है आपको दंड दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर लकड़ी नहीं काटने दिया जाता। फिर यहाँ पर आपको पशु चारण भी, यानी कि पशुओं को चराने भी नहीं दिया जाता। इस क्षेत्र में आपको क्या होता है? पशुओं को भी नहीं चराने दिया जाता। फिर उसके बाद अवर्गीकृत वनों की बात करें यहाँ पर, सॉरी हम यहाँ पर आरक्षित वन के बाद संरक्षित वनों की बात करें तो यहाँ पर आपके दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया आपको, क्या बताया? कि पशुओं को चराने पर भी रोक है। यहाँ पर पशुचारण, पशुचारण, ठीक, पशुचारण पर भी क्या है? मनाही है। यहाँ पर आपको घूमने फिरना, यहाँ पर घूमना फिरना मना है आपका। ठीक, यहाँ पर आप घास नहीं काट सकते। घास काटना भी क्या है? मना है। कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर आप इस तरह की कोई भी गतिविधि करते हैं तो वो आपके दंडनीय अपराध है। कैसा है? दंडनीय दंडनीय अपराध है। ठीक, यहां पर अगर आप इस तरह का कोई भी काम करेंगे तो आपको उसके लिए दंड दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका संरक्षित वन, जो कि टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है हमारे भारत की उसका 29% है। टोटल फॉरेस्ट एरिया का कितना है? 29%। यहां पर अगर हम बात करें तो लकड़ी काटना हो आपका, पशु चारण हो आपका, घूमना फिरना हो और घास काटना हो, इन सभी की कुछ शर्तों के साथ आप कर सकते हैं। मतलब जब आप यहां जाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, और वो बोलते हैं कि भैया इस एरिया से अंदर मत जाना। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपका कोई एरिया है, फिर इसके बाहर एक और ऐसे, तो ये हो गई आपकी कोर एरिया। ये हो गया आपका क्या? कोर एरिया। ये है आपका कोर एरिया के बाहर का क्षेत्र। तो जब आप यहां पर गए, जो आपके संरक्षित वन है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है आपके संरक्षित वन, तो इस वाले क्षेत्र में क्या होता है कि जब आप परमिशन लेते हैं तो बोलते हैं कि भैया यहाँ इस वाले क्षेत्र में आप जो है तो लकड़ी काट लो, पशु चरा लो, है ना, कुछ शर्तों के साथ, लेकिन यहाँ पर प्रवेश मत करना। अगर इधर गए तो दंडनीय अपराध होगा और कार्रवाई होगी आपके ऊपर। यानी कि इस क्षेत्र में आपके क्या होता है? कुछ शर्तों के साथ आपको लकड़ी काटना, मवेशियों को चराना यानी पशुचारण, ये सारी चीजें जो है तो कुछ शर्तों के साथ आपको जो है तो परमिशन दी जाती है, पर आपको परमिशन लेना पड़ता है। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है? आपको परमिशन लेना पड़ता है। आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी एक ठो, गैंग ऑफ वासेपुर। उसमें वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो होते हैं, हुमा कुरैशी का ऐसा हाथ टच करते हैं तो हुमा कुरैशी बोलती परमिशन लेना चाहिए था ना। तो बस वही है कि यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको क्या है? परमिशन लेना पड़ता है। ठीक ना। यहाँ पर आपको कुछ शर्तों के साथ ही आप जो है तो जा सकते हैं। ठीक, आपका अगर हम बात करें जो आरक्षित वन है आपके, जो आरक्षित वन है आपका,
चाहे तो आप इसके साइड में ये जो मैंने यहां पर लिखा था आप इसको लिख भी सकते हैं। आरक्षित वनों की बात करें हम यहां पर, तो सामान्यतः जनरली जो आरक्षित वन होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ये आपके नेशनल पार्क होते हैं। नेशनल पार्क, ठीक। सबसे पहला जो आपका आरक्षित वन या फिर हम कहें कि आपका रिजर्व फॉरेस्ट है वो है आपका सतपुड़ा। कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क आपका है यहाँ पर। और जो आपके संरक्षित वन होते हैं, सामान्यतः यहाँ पर आपके अभयारण्य बनाए जाते हैं। आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुना होगा, अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने यहाँ पर जो है तो संरक्षित वनों में बनाए जाते हैं। तो संरक्षित वन और अवर्गीकृत हमने संरक्षित वन, आरक्षित वन, संरक्षित वन देखा। इसके बाद अवर्गीकृत वनों की बात करते हैं, अनक्लासिफाइड जो आपके फॉरेस्ट है उनकी बात करें तो इन पर जो है सरकार का नियंत्रण नहीं होता। इन पर क्या है, आपके जो अवर्गीकृत वन है इन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ आप लकड़ी काटो, मवेशी पशुओं को चराओ, घास काटो, किसी तरह का रोक यहाँ पर आपके नहीं होता है। ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास, जैसे गांव है उसके आसपास छोटे छोटे जो वन क्षेत्र हैं वो वाले क्षेत्र होते हैं। तो इनका जो एरिया है टोटल फॉरेस्ट एरिया का 18% है। तो आपको आरक्षित वन और संरक्षित वन के फॉरेस्ट का एरिया याद रख लेना है, और आपको इनके जो आप कंडीशंस थी उनको याद रखना है। इनकी जो कंडीशंस थी उनको भी क्या करना है, आपको यहां पर याद रखना है, ठीक। इनकी कंडीशंस को क्या करना है, आपको याद रखना है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, जैसे मैंने इसमें बताया थी, आप पशुओं को नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, घास नहीं काट सकते, ऐसे ही घूम फिर नहीं सकते। लेकिन इस क्षेत्र में, संरक्षित वाले क्षेत्र में आप आ जा सकते हैं परमिशन के थ्रू। आप लकड़ी काट सकते हैं परमिशन के थ्रू कुछ शर्तों के साथ, और यहाँ पर आप जो है तो पशुओं को चरा सकते हैं कुछ परमिशन। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर परमिशन आपको कुछ शर्तों के साथ वो जाने देते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, कोर एरिया में नहीं, वो कुछ एरिया बताते भैया यहाँ तक आप चले जाओ, उससे आगे मत जाना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन देखें, तो अगला है आपका संवैधानिक आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट कौन सा है, संवैधानिक आधार पर वर्गीकरण। तो इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपका राज्य वन आएगा। राज्य वनों की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया का 94% है। अभी हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट एरिया है टोटल, उसका 94% किस प्रकार के आपके फॉरेस्ट हैं, तो स्टेट फॉरेस्ट हैं। इस पर नियंत्रण कंट्रोल किसका होता है, तो इस पर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार का कंट्रोल यहां पर होता है। नियंत्रण यहां पर किसका होता है, केंद्र सरकार का यहां पर आपके नियंत्रण होता है, ठीक। और फिर नेक्स्ट यहां पर दूसरा देखें तो वाणिज्यिक वन है आपका। वाणिज्यिक वनों की बात करें तो ये आपके 5%, कितने परसेंट है, 5, टोटल फॉरेस्ट एरिया का 5% है। इस पर कंट्रोल किसका होता है, या किसको जो है तो या किसका नियंत्रण होता है, तो स्थानीय निकाय, यानी कि जैसे आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत हो गई, लोकल बॉडीज जो होती हैं आपकी, लोकल बॉडीज जो हैं आपकी, उनका इस पर नियंत्रण या कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निजी वन, जो आपके प्राइवेट हाथों में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं। या हम कहें निजी वन से मतलब है निजी हाथों में जिनका नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, उसको हम बोलते हैं आपके निजी वन। तो इसका कंट्रोल किस में होता है, आपके निजी हाथों में होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका संवैधानिक वर्गीकरण। फिर उसके बाद आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका व्यापारिक वर्गीकरण। व्यापारिक वर्गीकरण की बात करें तो, या व्यापारिक आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो व्यापारिक होते हैं, जो आपके जिनका आर्थिक रूप से हम उसमें कुछ पैसा जो है तो कमा सकते हैं, उनको बेचा जा सकता है, सेल किया जा सकता है, उनका फर्नीचर बनाने या फिर इमारतों में प्रयोग किया जाता है। तो उस तरह के जो वन होते हैं जिनकी लकड़ियों को बेचा जा सकता है, वो है आपके व्यापारिक वन। और दूसरे होते हैं आपके गैर व्यापारिक वन, ऐसे वन जो कि ना तो इमारत के काम में आते हैं, ना तो फर्नीचर बनाने के काम में आते हैं। तो ये गैर व्यापारिक वन हो गए आपके, जिनको हम बेच ही नहीं सकते, जिससे हमें कोई लाभ ही नहीं होगा, तो वो गैर व्यापारिक वन होते हैं। इसका एक और इसको एक और तरीका होता है, मतलब ये इसको एक और तरीके से समझते हैं। इसको बोलते हैं आपके एक्सेसिबल, जहां आपकी पहुंच सुनिश्चित हो। जैसे मान लीजिए 4000 फीट की ऊंचाई पर आप चले जाएं हिमालय पे, वहां पर कोई अगर लकड़ी है, अगर आप उसको तोड़ करके लाना, काट करके लाना चाहें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो
आपके जिनको जो मुश्किल है, जिसको लाना मुश्किल है, वो हो जाएंगे गैर व्यापारिक, जहां आपकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पा रही, जहां तक आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, जो आपका क्षेत्र एक्सेसिबल नहीं है, वो आपका हो जाएगा गैर व्यापारिक वनों के अंतर्गत आएगा। जैसे हिमालय के 4000 फीट की ऊंचाई वाले जो वन हैं वो आपके गैर व्यापारिक वन के अंतर्गत आएंगे, नॉन एक्सेसिबल होंगे, वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। लेकिन व्यापारिक वन वो होंगे जो आप एक्सेसिबल हैं, जहां आप पहुंच सकते हैं 1000 मीटर की ऊंचाई के आसपास, 400 500 600 मीटर की ऊंचाई के आसपास जो वन है आपके, या मैदानी क्षेत्रों में जो वन है वहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो वो आपके कैसे वन हो गए, यहाँ पर व्यापारिक वन हो गए, या एक्सेसिबल जिनको हम बोल सकते हैं, जहां तक हमारी पहुंच सुनिश्चित है। तो ये हो गए आपके व्यापारिक आधार पर दो तरह के वन, व्यापारिक वन और गैर व्यापारिक वन। ठीक, फिर अगला यहां पर हम क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो वो है आपकी गठन या फिर संरचना के आधार पर इनका किस तरीके से कंस्ट्रक्ट, इनका जो आपका इंस्ट्रक्चर होता है किस तरह का होता है उसकी बात करें। संरचना इनकी कैसी होती है, तो दो तरह के होते हैं आपके संरचना के आधार पर। एक होता है आपका कोणधारी वन और दूसरा होता है आपके चौड़ी पत्ती वाले वन। तो जो आपके कोणधारी वन होते हैं ये सामान्यतः शीतोष्ण वन होते हैं। शीतोष्ण वन यानी कि जहां पर आपके ठंड वाले क्षेत्र हैं, बहुत ज्यादा ठंडी वाली एरिया है, जैसे कि पर्वतीय प्रदेश, जो आपके माउंटेन एरियाज हैं जैसे कि हिमालय, और जहां पर आपके बर्फबारी होती है, बर्फ रूपी वर्षा वहां पर होती है आपकी। तो इनको बोलते हैं कोणधारी वन। अब ये कोणधारी वन कैसे बनते हैं, तो मान लीजिए यहां पर आपका कोई वृक्ष है, ये इसकी क्या है, पत्तियां हैं। ठीक, ये आपका कोई वृक्ष है, इसकी पत्तियां हैं। अब यहाँ पर आपके जो ये बर्फ रूपी वर्षा हो रही, मतलब छोटे छोटे बर्फ के जो तो आपके कण है, और बर्फ के साथ जो है तो बर्फबारी वाली वर्षा हो रही है। तो जब इन वृक्षों पर बर्फ के जो टुकड़े गिरते हैं, जब इन वृक्षों पर बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, तो ये जो आपके वृक्ष हैं उनकी पत्तियां ऐसी हो जाती हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो इस तरह से मुड़ जाती हैं। तो ये इनको बोलते हैं आपके कोणधारी वन, क्योंकि बार बार जब इन पे आपके बर्फ के टुकड़े जो है तो गिरेंगे तो ये पत्तियां क्या हो जाएंगी, ऐसे झुक जाएंगी, कुछ मिलाकर के इस तरह से हो जाती हैं। तो इनको बोलते हैं आपके कोणधारी वन। तो आपको याद रखना है कोणधारी वन जो है आपके शीतोष्ण वन होते हैं, और ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर आपके चौड़ी पत्ती वाले वन। तो ये आपके वन उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। कैसे वन होते हैं, आपके उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। यहाँ पर आपके काफी तीव्र मात्रा में जो है तो वर्षा होती है। यहाँ पर लगभग 150-200 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा होती है। तो जो यहाँ के वृक्ष होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं जो वो कैसी होती हैं, काफी चौड़ी होती हैं। मतलब आप समझो कि कुछ इतनी बड़ी बड़ी यहाँ की जो है तो पत्तियां बना दी जाएं। तो ये आपके चौड़ी पत्ती वाले क्या हो गए, वन हो गए। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैनोपी जो है बड़ी होती है। तो आपके ये वन उस क्षेत्र में पाए जाएंगे जो आपका उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होगा, जहां पर आपकी वर्षा ज्यादा होगी। तो जब इनको ज्यादा वर्षा मिलेगी तभी तो यहाँ की पत्तियां चौड़ी होंगी, उनकी कैनोपी जो है तो बड़ी होगी। तो जहां पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं वहां पर दिन में भी आपको अंधेरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर संरचना के आधार पर या गठन के आधार पर हमने देखा दो तरह के वन, कोणधारी वन और चौड़ी पत्ती वाले वन आपके होते हैं। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट की यहां पर बात करें तो जो आपके अब हमारा यहां पर क्लासिफिकेशन आ जाएगा भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। अब हमारा किस तरह का वर्गीकरण आ जाएगा, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो हमने देखा था 5 आधार पर आपके भौगोलिक वनों को बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। तो आइए हम लोग इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में किस किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको मैप जो है तो दिख रहा होगा, इसमें आपको अलग अलग कलर भी दिखाई दे रहे होंगे। और फिर इधर आपका जो है तो संकेतक बने हुए हैं, आपको इंडिकेट करते हैं कि किधर आपके किस प्रकार के वन हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें
सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपको ये कलर जिस भी क्षेत्र में दिख रहा है, ये कलर आपको जिस भी क्षेत्र में दिख रहा है वहां पर आपको पर्वतीय वन देखने को मिलेंगे। ये कलर जहां पर भी है वहां पर आपके किस तरह के वन है, पर्वतीय वन है। तो ये इस क्षेत्र में, ये जो आपका पूरा क्षेत्र है यहां से लेकर के यहां तक पूरा आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर आपको जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहां पर आपके किस तरह के वन पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपको ये कलर दिख रहा होगा, जहां पर भी जिस भी क्षेत्र में आपके ये कलर दिख रहा है, कौन से, तो ये वाला कलर, यहां पर आपके सदाबहार प्रकार के एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपको कहां पर, ये वाला पेंटिंग आप चित्र, ये आपको सॉरी कलर कहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर भारत, ईस्टर्न जो आपका पार्ट है इंडिया का, भारत का, यहां पर आपके कौन कौन से राज्य आपको देखने को मिल रहे हैं, तो असम, असम हो गया, आपका नागालैंड है, फिर यहाँ पर आपके असम, नागालैंड, और अगर हम आगे बात करें तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारा क्षेत्र जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। फिर आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो आपको एक और राज्य मिलेगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी आपको ये कलर देखने को मिल रहा है। फिर ये आपका कुछ एरिया जो है तो तमिलनाडु का है। तो आपको असम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में आपको किस तरह के वन देखने को मिल रहे हैं, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, फिर इसके बाद आपको ये रेड कलर दिखाई दे रहा होगा। रेड कलर की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार के वन हैं आपके, पर्णपाती वन है यहाँ पर, जिनको हम डेसिडियस फॉरेस्ट कहते हैं, पर्णपाती वन। तो आपको जो पूरा, लगभग जो पूरा एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर किस तरह का, रेड कलर में, और वो ज्यादातर एरिया प्रायद्वीपीय भारत का, पेनिनसुलर इंडिया का है। तो इस पूरे क्षेत्र में आपको किस तरह के वन देखने को मिलेंगे, इस पूरे क्षेत्र में आपको पर्णपाती प्रकार के वन देखने को मिलेंगे। हालांकि हम जब पर्णपाती वन पढ़ेंगे तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो भी आगे हम देखेंगे। यहाँ पर तो आप बस एक आप अपनी जो है तो ये जो मैप है आप अपने नजर में बसा कर रखें कि भाई किस किस क्षेत्र में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, जिससे आपके पेपर में अगर पूछा जाए कि पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में, तो आपको अगर याद हो, आप आंख बंद करेंगे आपको याद आएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, आपके अरुणाचल प्रदेश, ये क्षेत्र आपको याद आएंगे। तो यहाँ पर हमें क्षेत्र याद रखने हैं इस तरीके से। तो ये जो आपका पूरा पेनिनसुलर इंडिया है, मैक्सिमम उसके भाग में आपके कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार का जो है आपका पश्चिमी क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का आपका जो पश्चिमी क्षेत्र हो गया, यहाँ पर आपके इधर आप महाराष्ट्र का आप देखें उत्तरी क्षेत्र हो गया, फिर यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, थोड़ा बहुत आपके उड़ीसा का क्षेत्र, तो ये सारे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तमिलनाडु का भी थोड़ा क्षेत्र है, केरल का भी है। तो यानी कि इन क्षेत्रों में आपके कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपके मरुस्थलीय प्रकार के वन, आपके डेजर्ट फॉरेस्ट जो होते हैं। तो आपको ये वाला कलर जहां पर भी देखने को मिल रहा होगा वहां पर आपको मरुस्थलीय वन देखने को मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो एरिया है आपकी, ये जो एरिया है आपका, यहाँ पर आपको ये कलर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके मरुस्थलीय वन है। अब ये यहाँ पर अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका राजस्थान, राजस्थान है आपका, फिर है आपका हरियाणा हो सकता है यहाँ पर, कुछ क्षेत्र पंजाब का हो सकता है यहाँ पर। ठीक, तो राजस्थान, हरियाणा और थोड़ा बहुत क्षेत्र जो है आपका पंजाब का है। ठीक,
तो ये हो गए आपके मरुस्थलीय वन। फिर आपको ये कलर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा। कौन सा कलर? ये कलर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा, जिसको जहां पर भी ये कलर होगा वो आपका डेल्टाई वन होगा, जिसको ज्वारी वन भी बोलते हैं, डेल्टाई फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो आपको एक तो यहां पर देखने को मिल रहा है, और एक जो है तो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ये आपके पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलकर के आपका जो है तो डेल्टा बनाती हैं। और एक क्षेत्र आपको यहां पर दिख रहा होगा, जो कि आपको तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहां पर आपकी केजी बेसिन या फिर हम कहते हैं कृष्णा और गोदावरी अपना जो है डेल्टा बनाती हैं। तो तमिलनाडु में भी आपको डेल्टाई वन देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ आपको इस क्षेत्र में भी, गुजरात में भी आपको इस तरह के वन देखने को मिलते हैं। कहां पर? गुजरात में भी आपको डेल्टाई फॉरेस्ट जो है देखने को मिलते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि गुजरात में भी इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, डेल्टाई फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये आपके मैप में मैंने बताया कि कहां पर किस किस तरह के आपके वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े यहां पर, तो अगर हम लोग आगे चले तो एक एक वनों को हम देखेंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, एक एक तरह के जो वन हैं आपके उनको देखेंगे। इसमें आपको चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं ध्यान रखने वाली, जो आपको हर तरह के वनों में याद रखना है। एक तो याद रखना है कि वर्षा कितनी चाहिए, किस प्रकार के वन को कितनी वर्षा चाहिए होती है। दूसरा आपको याद रखना है क्षेत्र, यहाँ पर किस तरह के किन किन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। सेकंड है आपको वृक्ष याद रखने हैं, किस किस तरह के यहाँ पर आपके वन पाए जाते हैं। सॉरी, वृक्ष यानी कि पौधे, है ना, वन नहीं, पौधे, किस किस तरह के पौधे या वृक्ष पाए जाते हैं आपके सदाबहार वन में। फिर है आपको विशेष, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। आपको मेंस में भी यही लिखना होता है, जो यहाँ पर मैंने जिस तरह से फॉर्मेट बनाया है, मेंस में भी भारत का जो वन है आपको ऐसे ही लिखना होता है। अगर सदाबहार वन पूछ रहा है तो वर्षा, क्षेत्र, वृक्ष, विशेष, ऐसे ही आप चार यहाँ पर आपके जो हेडिंग 5 डालते हैं, और एक एक के बारे में हर एक एक लाइन में आप बता देते हैं। तो आपको ये इस तरीके से आपको मेंस में भी फॉर्मेटिंग करनी है, बाकी प्री तो है ही आपका, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे सदाबहार वनों की। सदाबहार अगर हम वनों की यहाँ पर बात करें, या हम इस प्रकार के वनों को देखें, तो सदाबहार वनों में सबसे पहले वर्षा की बात करेंगे, कितनी वर्षा होती है। तो इस क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, इस क्षेत्र में क्या है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो जहां पर भी आपके 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो रही, वहां पर आपके सदाबहार वन पाए जाएंगे। तो हमें ये समझ में आता है कि जो आपका ये वाला पूरा एरिया है, ये शायद मैंने छोड़ दिया था, आपको ये भी याद रखना है, जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न जो भाग है, यानी कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी जो क्षेत्र है, यहां पर भी आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर थोड़ा सा एरिया ऐसा है आपका, ये एरिया है आपका वृष्टि छाया वाला क्षेत्र। ये एरिया कैसा है, वृष्टि छाया वाला क्षेत्र। यहाँ पर भी आपके जो वन है वो मरुस्थलीय प्रकार के पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं, मरुस्थलीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये आपका यहाँ पर बहुत सारी आपको पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, नीलगिरी, अन्नामलाई, अपालनी, ये पहाड़ियां। तो जब यहाँ से आपकी वर्षा की जो पवनें आती हैं, वो इन पहाड़ियों से टकरा करके यहाँ पर आपके वर्षा कर देती हैं, इनसे टकरा करके इस क्षेत्र में आपके वर्षा कर देती हैं। तो ये जो पीछे का क्षेत्र है, ये जो पीछे वाला क्षेत्र है आपका, ये खाली रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके मरुस्थलीय प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी कि वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो हम बात कर रहे थे सदाबहार वनों की। सदाबहार वन कहाँ कहाँ आपके पाए जाते हैं, तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, तो यानी कि पूर्वोत्तर भारत में क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इन राज्यों में। और फिर पश्चिम बंगाल का भी कुछ क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर यहाँ पर तमिलनाडु का क्षेत्र है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर आपके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर आपका जो वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न एरिया है, वेस्टर्न क्षेत्र है, तो यानी कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग जो है, यहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिसमें आपके महाराष्ट्र का थोड़ा सा भाग हो गया, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, ये सारे राज्य यहाँ पर आपके आते हैं। तो सदाबहार वन
कहाँ पाए जाते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में। अब यहाँ पर आपने देख लिया कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको क्षेत्र बताने में आसानी होगी। यहाँ पर आप क्षेत्र या फिर राज्य भी लिख सकते हैं, तो ये बताने में आपको आसान रहेगा। तो अभी हमने बात किया था कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी क्षेत्र, तो सबसे पहले पश्चिमी घाट हो गया। फिर अंडमान निकोबार भी हमने देखा था, अंडमान निकोबार आपका क्षेत्र हो गया। फिर पूर्वी राज्य हमने देखा था, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये राज्य भी हमने देखे थे, पूर्वी राज्य। फिर वृक्षों की बात करें, यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं सदाबहार वन में, तो आपके वृक्षों की बात करें तो किस किस प्रकार के वृक्ष हैं? रबर है, महोगनी है, बांस है, एवोनी है, रोजवुड है और नारियल है। इस प्रकार के वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फिर इनमें क्या विशेष है इसकी बात करें तो इसमें आपके सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ऊंचाई इसकी अधिक होती है। यहाँ पर आर्थिक रूप से ये कम महत्वपूर्ण होते हैं, ये आर्थिक रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके वन नहीं होते हैं। तो सदाबहार वनों के बारे में होगा ये आपके। फिर इसके बाद आगे चलते हैं और अगले तरह के वन हम देखें नेक्स्ट। तो आपका नेक्स्ट है पर्णपाती वन। अगला किस प्रकार का वन है आपका? तो नेक्स्ट है आपका पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों की बात करें, यहाँ पर वर्षा कितनी चाहिए इनको? तो इनको वर्षा चाहिए 70 to 200 सेंटीमीटर। कितना? 70 to 200 सेंटीमीटर। इनको भी पर्णपाती वनों को दो भागों में बांटा गया है, इसको हम देख लेते हैं, फिर आगे हम इसका जो डिवीजन है वो बात करेंगे। तो इनको 70 to 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है। क्षेत्र की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का मध्य क्षेत्र, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र आ जाता है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, बिहार का पश्चिमी क्षेत्र आ जाएगा, फिर उसके बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा। ये सारे क्षेत्र जो है तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। फिर वृक्षों की बात करें तो साल है यहाँ पर आपके, सागौन मिलेगा आपको, शीशम मिलेगा, पलास मिलेगा, तेंदू मिलेगा, चंदन मिलेगा। ये वृक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर विशेष क्या है इनमें, क्या इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो आर्थिक महत्व कि ये जो वृक्ष होते हैं आपके, ये आर्थिक महत्व के होते हैं। साल वृक्ष की रेलवे की स्लीपर बनाई जाती है आपके। सागौन का उपयोग फर्नीचर में प्रयोग किया जाता है, सागौन का। शीशम का भी फर्नीचर के लिए यूज होता है। तेंदू पत्ता से बीड़ी बनाई जाती है। चंदन का वृक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका, ठीक। इमारती लकड़ी, यहाँ पर आपके घर बनाने के लिए इस लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर में इस तरह की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किस तरह की लकड़ी है आपकी? आर्थिक महत्व की हैं, इनका इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है, क्योंकि इन वृक्षों का, इन जो आपके वन है, ये जो वृक्ष हैं साल, सागौन, शीशम, इनकी लकड़ियों का प्रयोग आपके अलग अलग तरह की चीजों में होता है, तो इसलिए आपके आर्थिक महत्व के ये वन है। फिर इसके बाद मैं बात कर रहा था यहाँ पर डिवीजन की। तो जो आपके पर्णपाती वन है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक तो होते हैं आर्द्र पर्णपाती वन और एक होता है शुष्क पर्णपाती वन। तो जो आपके पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपके आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा होता है आपका शुष्क पर्णपाती वन, ठीक। एक है आपका आर्द्र पर्णपाती वन और एक है आपका शुष्क पर्णपाती वन। यहाँ पर हम बात करें आर्द्र पर्णपाती वन की वर्षा की, तो आर्द्र पर्णपाती में आपको जो वर्षा है वो 100 to 200 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको 70 to 100 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के वर्षा का ही अंतर है। जहां पर आपके आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे तो वहां पर आपके 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी, जहां पर आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे वहां पर 70 to 100 सेंटीमीटर वर्षा होगी। अब अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कि आर्द्र पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं, तो हमें पता है कि जो भारत में आपकी वर्षा होती है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कैसी होती, कम होती जाती है। तो अगर हम इसको मान लो ऐसे डिवाइड करें तो इधर का जो क्षेत्र है, इधर वर्षा कितनी होती है आपके 100 से 200 सेंटीमीटर तक, मतलब यहाँ 200 सेंटीमीटर हो रही है, कम होते होते 100-150 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी होती है। लेकिन जैसे ही आप इधर जाते हैं तो इधर आपको क्या होती है, वर्षा कम देखने को मिलती है, 70 to 100 सेंटीमीटर। तो इधर के जो क्षेत्र हैं
वो आपके आएंगे शुष्क पर्णपाती में। इधर के जो क्षेत्र हैं वो आपको आएंगे शुष्क पर्णपाती में, इधर के जो क्षेत्र हैं वो आएंगे आपके आर्द्र पर्णपाती के क्षेत्र में। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है आपका वेस्टर्न रीजन है, मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है, और आपके महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न रीजन है, और इधर आप आ जाएंगे तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन है, वहां पर आपको वर्षा कम देखने को मिलेगी। लेकिन इनका जो ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न जो पार्ट है, वहां पर आपको जो है तो वर्षा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो इस साइड आपके किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, इधर आपके किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, आर्द्र पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, ठीक, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती, ठीक। और इधर जो है आपके किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, इधर आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। शुष्क पर्णपाती, वर्षा 70 to 100 सेंटीमीटर। इधर वर्षा कितनी होती है, इधर 100 to 200 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, पर्णपाती वन हम लोगों ने देख लिया। फिर इसके बाद अगला हमारा जो यहाँ पर वन है वो है कांटेदार वन। क्या है, झाड़ियों वाले वन या फिर कांटेदार वन इनको बोलते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें, इन वनों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनके लिए वर्षा कितनी है, तो 50 सेंटीमीटर से कम है। कितनी, 50 सेंटीमीटर से कम है, ठीक। 50 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन होते हैं, आपके कांटेदार वन पाए जाते हैं आपके, ठीक। फिर यहाँ पर इस क्षेत्र कौन से हैं, तो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। जो कांटेदार वन होते हैं इनको हम मरुस्थली वन भी बोल सकते हैं, मरुस्थली वन, ठीक। इनको क्या बोल सकते हैं, मरुस्थली वन बोला जाता है, ठीक। तो कांटेदार वन चाहे मरुस्थली वन बोले, तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, इन क्षेत्रों में आपके कांटेदार या मरुस्थली वन होते हैं, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए होती है। वृक्षों की बात करें, किस किस प्रकार के वृक्ष होंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको बबूल देखने को मिलेगा, यहाँ आपको खैर का वृक्ष देखने को मिलेगा, खजूर मिलेगा, खैर मिलेगा, नीम और खेजड़ी, ये यहाँ पर आपको वृक्ष जो है देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर क्या विशेष है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में ये वन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये जो वन है, वर्षा की कमी के कारण, ये जो आपके वन होते हैं, वर्षा के कमी के कारण अपनी जो पत्तियां हैं उनको कांटों में बदल देते हैं, अपनी पत्तियों को काहे में बदल देते हैं, कांटों में बदल देते हैं, जिससे वर्षा इनको जो है जल की जो कमी है उसको ये पूरा कर सकें। इसलिए ये जो पत्तियों को किस में बदल देते हैं, कांटों में बदल देते हैं। और वर्षा कम होती इसलिए वृक्ष बड़े नहीं हो पाते, पत्तियां इनकी चौड़ी नहीं हो पाती, क्योंकि जल इनको पर्याप्त नहीं मिलता, क्योंकि वर्षा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम होती है। राज्यों की बात करें तो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक। फिर इसके बाद अगला जो हमारा वन का प्रकार है वो है आपका डेल्टाई वन या फिर मैग्रोव वन। डेल्टाई वन या मैग्रोव वन की बात करें, इसको ज्वारी वन भी कहा जाता है, तटी वन भी आप बोल सकते हैं। तो ये वृक्ष समुद्री तट क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए आपका समुद्र है और यहां पर आपके दो नदियां आ रही हैं और ये अपना डेल्टा यहां पर बना रही, तो इस क्षेत्र में जो वन पाया जाएगा, इस क्षेत्र में जो आपका वन पाया जाएगा वो होगा आपका, इस क्षेत्र में जो आपका वन पाया जाएगा वो होगा आपका डेल्टाई वन। तो यानी कि एक तरफ आपके जो है तो थोड़ा मतलब इसके मात्रा में आपको जो है तो ठंडा जल, और एक तरफ से आपका उष्ण, दोनों तरह के, जैसे जो नदी आ रही है वो स्थल मार्ग से आ रही है तो उसका जल अपेक्षाकृत समुद्र की तुलना में थोड़ा सा क्या होगा, यहाँ पर आपके ठंडा होगा। इधर का जो आपका जो समुद्र से जो पृथ्वी यानी कि स्थल से जो नदियां आ रही हैं उनका जल कैसा होगा, तो उनका जल समुद्र की तुलना में थोड़ा गर्म होगा, ठीक। इधर के अगर हम बात करें तो समुद्र का जल जो है वो देर में गर्म होता है और देर में ठंडा भी होता है। तो इधर का थोड़ा सा क्या होगा, अभी आपका
कम जो है तो गर्म होगा। तो गर्म और ठंडा दोनों तरह के जब जल मिलते हैं तो यहाँ पर आपके ये इस तरह के वन बनते हैं, कौन से, डेल्टाई प्रकार के वन बनते हैं आपके। और जहां पर आपके सलाइन वाटर यानी कि आपके जो खारा पानी होता है उसी क्षेत्र में आपके डेल्टाई वन पाए जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये समुद्र के तटीय भागों में पाए जाते हैं। किधर पाए जाते हैं? समुद्र के तटीय भागों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किस तरह के वन देखने को मिलते हैं? तो सलाइन वाटर या खारा जल जो है हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमुख इसमें वृक्ष कौन कौन से, किस किस तरह के यहाँ पर आपके वृक्ष पाए जाते हैं। तो सुंदरी प्रकार का वृक्ष पाया जाता है, कैजुरीना पाया जाता है, फिनिक्स पाया जाता है, सोनेरेशिया वृक्ष पाया जाता है। इस तरह के आपके यहाँ पर क्या होते हैं? वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक, इस तरह के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। क्षेत्र की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया आपका यहाँ पर क्षेत्र, गुजरात हो गया, अंडमान निकोबार हो गया ये क्षेत्र यहाँ पर आपके। फिर है तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता बनाए रखने में महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी अगर हम विशेषता, क्या विशेष क्या है इनमें, तो तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता बनाए रखने में ये वन आपके महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको याद रखना है, समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख वृक्षों में सुंदरी, कैजुरीना, फिनिक्स और सोनेरेशिया वृक्ष यहाँ पर वृक्ष हैं। और क्षेत्र की बात करें पश्चिम बंगाल और आपका गुजरात और अंडमान निकोबार क्षेत्र में ये आपके पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में जैव विविधता बनाए रखने में सहायक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं वृक्ष आपके। तो ये हो गए आपके तटीय वन। इसके बाद आगे बात करते हैं, अब है पर्वतीय वन। तो जो आपका पर्वतीय वन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पर्वतीय वनों को दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका हिमालयी पर्वतीय वन जो हिमालय में आपके पाए जाते हैं, एक है आपका प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन। तो प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया में जो बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर जो आपके वन पाए जाते हैं, एक वो हो गया आपका। ठीक, तो हिमालयी वन को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम लोग मतलब अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रायद्वीपीय पर्वतीय वनों की बात कर लेते हैं। तो जो प्रायद्वीपीय पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत आपकी तीन क्षेत्र आते हैं जहां पर आपके प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं। एक तो है आपका पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी। इन्हीं क्षेत्रों में आपके पर्वतीय वन हमें देखने को मिलते हैं। सतपुड़ा रेंज भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, सतपुड़ा में भी आपके पर्वतीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि वो पर्वत है तो पर्वतीय वन ही होंगे आपके। तो प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन में पश्चिमी घाट, विंध्याचल, नीलगिरी और इसके अलावा सतपुड़ा हो गया आपका। ये क्षेत्र हैं जहां जो पर्वतीय क्षेत्र आते हैं, लेकिन कहां पर हैं? आपके प्रायद्वीपीय भारत में। फिर सामान्यतः यहाँ पर जो वृक्ष हैं 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कितने ऊंचाई तक पाए जाते हैं? 1500 मीटर की ऊंचाई तक, क्योंकि अधिकतम जो इनकी जो रेंज है, जो ऊंचाई है, जो चोटियां हैं इनकी जो तो उनकी जो ऊंचाई है अधिकतम 1500 मीटर होती है। मतलब सामान्यतः 1500 मीटर होती है। ये हम एवरेज की बात करें, एवरेज यहाँ पर सही शब्द होगा औसत, है ना, एवरेज। औसतन जो है 1500 मीटर की होती, पर कुछ कुछ ज्यादा भी होती है। जैसे आप जैसे साउथ में आते हैं तो आप देखेंगे कि दोदाबेटा वगैरह, नीलगिरी की अनाईमुडी वगैरह, ये तो काफी ऊंची है, 2600-2700 मीटर ऊंची है। लेकिन औसत की बात करें तो 1500 मीटर ऊंचाई तक यहाँ पर जो है तो हमें देखने को मिलती है। तो जो वन होते हैं सामान्यतः 1500 मीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। फिर इसमें आपकी कौन कौन सी जो है तो पहाड़ियां हैं? तो जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियां 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, या जो आपकी नीलगिरी है, अन्नामलाई पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, यहाँ पर 1500 मीटर से ऊंचाई पर भी, यहाँ पर जो है आपके 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी वृक्ष पाए जाते हैं। तो उन वृक्षों को सोलास वन कहा जाता है। आपको याद रखना है, सोलास वन। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला जो वन है उसको हम लोग सोलास वन कहते हैं। कौन सा वन कहते हैं? सोलास वन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सोलास वन कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण भारत में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियों पर 1500 मीटर की ऊंचाई से अधिक पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आपके सोलास वृक्ष या सोलास वन कहे जाते हैं। तो ये आपके प्रायद्वीपीय पर्वतीय वन हो गया। फिर इसके बाद है हिमालयी पर्वतीय वन की बात करते हैं। अब हिमालयी पर्वतीय वन की यहाँ पर देखें तो इसको आपको अच्छे से समझना है। तो पहले हम बात करेंगे पूर्वी हिमालय की, क्योंकि हिमालयी वन को दो भागों में जो है तो यहाँ पर आपके बांटा गया है, पूर्वी हिमालय के वन और पश्चिमी हिमालय के वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूर्वी हिमालय के वनों की। पूर्वी हिमालय के वनों की बात करें यहाँ पर तो
आपके जो वन है ये लगभग अगर हम बात करें 4800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। कहां तक पाए जाते हैं? 4800 मीटर की ऊंचाई तक हमें ये वन देखने को मिलते हैं। तो इनको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, कहां पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। 900 मीटर की ऊंचाई तक जो वन आपके पाए जाते हैं, कितने मीटर तक? 900 मीटर की ऊंचाई तक, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो आपके वन पाए जाते हैं वो आपके उष्ण वन होते हैं। उष्ण वन होते हैं, उष्ण वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इस क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष होते हैं आपके? तो साल, शीशम, बांस, सैवई, इस प्रकार के वृक्ष आपको यहाँ पर 900 मीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलते हैं। अब जैसे ही 900 मीटर से आप 1800 मीटर तक जाते हैं, 900 मीटर से आप 1800 मीटर तक जाते हैं, तो यहाँ पर आपको उप उष्ण वनस्पति, यानी कि अब धीरे धीरे ये शीत की हम लोग जा रहे हैं, मतलब कोल्ड जोन की ओर हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फ्रूट जोन जिसको बोलते हैं, जो आपका फ्रूट जोन होता है जहां पर बर्फ जमने लगती है, तो हम धीरे धीरे उपोष्ण की जा रहे हैं। उष्ण से थोड़ा और ऊपर चले जा रहे हैं, जिसको हम टेम्परेट बोल सकते हैं। तो उपोष्ण यहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाएंगी? उपोष्ण वनस्पतियां पाई जाएंगी। यहाँ पर जो आपका जो प्रेशर है, हम वायु दाब की बात करें, एयर प्रेशर, वो धीरे धीरे यहाँ पर आपके बढ़ेगा। और ये क्षेत्र ऐसा होता है जो आपका ठंड वाला एरिया है। ये आपका उष्ण है, यानी गर्मी वाला क्षेत्र है। यहां पर आप गए तो आपको उप उष्ण, यानी उष्ण से थोड़ा जो है गर्म से थोड़ा ठंडा की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके ओक और चेस्टनट जो है आपके वृक्ष पाए जाएंगे। और ये आपके 1800 मीटर की ऊंचाई तक है। कहां तक है? 1800 मीटर की ऊंचाई तक। फिर जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं 2700 मीटर की ऊंचाई तक, जैसे ही आप इसके ऊपर जाते हैं 2700 मीटर की ऊंचाई तक, तो यहाँ पर आपको शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पूरे तरीके से अब आप कोल्ड जोन में आ चुके हैं, शीत वाले क्षेत्र में आ चुके हैं जहां ठंड बहुत ज्यादा है। तो शीतोष्ण वन यहाँ पर किस प्रकार के वन होंगे? शीतोष्ण वनों में कौन कौन से वृक्ष होंगे? तो रोडोडेंड्रॉन, क्या रोडोडेंड्रॉन वृक्ष होते हैं आपके। यहाँ पर वर्च पाया जाता है, मैपिल, एल्व और एल्डर, ये वृक्ष आपको कहाँ पर पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर है शीत शीतोष्ण वन। यहाँ पर शीत, शीतोष्ण और एक शब्द और यहाँ पर वन। शीत शीतोष्ण वन की बात करें, ये आपका 3600 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 2700 से लेकर के 3600 की मीटर की ऊंचाई तक जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको शीत शीतोष्ण वन कहा जाता है। यहाँ पर वृक्ष कौन से होंगे? इस वाले बेल्ट में, इस वाले पेटी में, शीतोष्ण में 2700 से 3600 के बीच में कौन कौन से वृक्ष होंगे? तो यहाँ पर आपको चीड़ देखने को मिलेगा, देवदार देखने को मिलेगा और स्प्रूस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आगे 3600 से 4800, यानी कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 3600 से 4800 तक अगर हम बात करें तो यहां पर आपको अल्पाइन प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। यहां पर किस तरह के वृक्ष देखने को मिलेंगे? अल्पाइन तरह के वृक्ष देखने को मिलेंगे। कौन से वृक्ष होंगे इसमें आपके? सिल्वर फर और जूनिफर होंगे आपके अल्पाइन वनों में, या अल्पाइन जो आपका ये जो क्षेत्र है इसमें आपके अल्पाइन वन पाए जाते हैं। इसमें कौन से वृक्ष होंगे? तो सिल्वर फर और जूनिफर नामक वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका टुंड्रा वनस्पति। टुंड्रा वन जो है, वनस्पति जो भी आप बोले, टुंड्रा वन आपका 4800 से 5100 तक पाया जाता है। ये कहां से कहां तक? 4800 से 5100 तक आपका टुंड्रा वन पाया जाता है। इसमें कौन से वृक्ष होते हैं? तो इसमें आपके फूलदार पौधे और काई, है ना, फूलदार पौधे और काई यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर आप 5100 से ऊपर चले जाएं तो यहाँ पर आपको हिम यानी बर्फ जमा हुआ देखने को मिलता है। यहाँ से आपके 5100 से ऊपर एक लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं हिम रेखा। हिम रेखा, है ना, ग्लेशियर लाइन या हिम रेखा की बात करें तो 5100 से ऊपर होती है, जहां पर आपको बर्फ जमा हुआ होता है। तो यहाँ पर किसी प्रकार के वृक्ष आपको देखने को, कोई पेड़ पौधा नहीं मिलता, यहाँ पर आपका बर्फ जमा हुआ होता है। लेकिन 4800 से 5100 की मीटर की ऊंचाई तक, 4800 से 5100 तक आपको वृक्ष जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको याद रखना है कि शीतोष्ण शीत वन में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। देवदार, स्प्रूस हो गया। फिर जैसे आपको पूछ ले कि भाई मतलब अल्पाइन में, तो अल्पाइन में सिल्वर फर, जूनिफर, तो इस तरह से आपको हर जोन में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये याद रखना है। पीछे एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था कि नीलगिरी और पालनी पहाड़ियों में, आपके अन्नामलाई पहाड़ियों में 1500 मीटर की ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, जो वन पाया जाता है, उसको सोलास वन कहा जाता है।
और यहाँ पर अलग अलग तरह के वन जो है आपके अलग अलग ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे ऊंचाई बढ़ती है दूसरा वन, फिर ऊंचाई बढ़ी दूसरा वन, फिर ऊंचाई बढ़ी दूसरा वन, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वनों के यहाँ पर प्रकार बदलते जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये किस प्रकार के वनों में किस प्रकार के जो है तो यहाँ पर आपके वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका पूर्वी। अब ये हो गया आपका पश्चिमी हिमालय की बात करते हैं। पश्चिमी हिमालय की बात करें, पश्चिमी हिमालय का मतलब है कि अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पूर्वी हिमालय की। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, पूर्वी हिमालय की। पूर्वी हिमालय यानी कि जो आपका असम और असम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, वो वाला क्षेत्र की बात हो रही थी यहाँ पर। अब जो बात होगी हमारी ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड वाले क्षेत्र की बात होगी, यानी कि पश्चिमी हिमालय की बात होगी। तो यहाँ पर पश्चिमी हिमालय की बात करें तो पश्चिमी हिमालय जो है तो पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय जो है, तो यहाँ पर आप लिखें पश्चिमी हिमालय पूर्वी हिमालय की तुलना में, पूर्वी हिमालय की तुलना में शुष्क और ठंडा होता है। हमें पता है कि पूर्वी जो क्षेत्र है भारत का वहां पर वर्षा क्या होती, ज्यादा होती है। तो जब जहां वर्षा होगी वो आर्द्र क्षेत्र होगा, है ना, वो ह्यूमिड रीजन होगा, वहां पे वर्षा हो रही है तो वहां पर जो हवाएं हैं वो आपकी आर्द्रता वाली होंगी, वो एरिया कैसा होगा, आर्द्रता वाला होगा। लेकिन जैसे ही आप पश्चिम की तरफ आते हैं, वेस्टर्न साइड आते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्षा कम होने लगती है। तो इसलिए ये क्षेत्र कैसा होगा, सूखा हुआ, शुष्क होगा और ठंडा ज्यादा होगा, ठंडी यहाँ पर ज्यादा होगी और शुष्कता भी यहाँ पर ज्यादा होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्स्ट्रा पॉइंट है, पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचाई तक वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की अगर आप तुलना में यहां पर देखेंगे तो कम ऊंचाई तक वनस्पति पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा लद्दाख वाले रीजन में बर्फ जम जाती है, लेह में पूरा बर्फ जम जाता है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो जब बर्फ जमेगी तो वहां वनस्पति नहीं पाई जाएगी और वर्षा भी बहुत कम होती है। लद्दाख रीजन में तो बहुत ही कम वर्षा होती है, जब बहुत कम वर्षा होगी तो उतनी ऊंचाई पर वृक्ष पाए ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी वनस्पति क्या होती है, कम ऊंचाई तक पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय में जो मुख्य रूप से वृक्ष होते हैं आपके देवदार होते हैं। देवदार के अलावा यहाँ पर स्प्रूस भी पाए जाते हैं, स्प्रूस और भी चीड़ भी पाया जाता है यहाँ पर आपके, लेकिन ज्यादातर हमें देवदार के वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय के वन हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी आपके वनों का वर्गीकरण था वो देखा। अब इसके बाद हम लोग फैक्चुअल जो डाटा है उसको पढ़ेंगे